टाइम बताया गया था आपको, कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रॉपर देखिए पैकेजिंग, यस पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग समझ में आ गई थी सबको। फिर से देख लीजिए, डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा? क्रोमैटिन बनेगा, ठीक है। क्रोमैटिन से क्या बनेगा? सोलेनॉइड, ठीक। उससे बनेगा सुपर सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, और उससे बनेगा क्रोमोसोम। डीएनए और क्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है बताएंगे कोई? डीएनए, हाँ, डीएनए में केवल डीएनए है, और क्रोमैटिन में डीएनए के साथ क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है साथ में। तो डीएनए का थोड़ा सा हल्का, बहुत ज्यादा कंडेंस नहीं, हाईली कंडेंस रूप तो क्रोमोसोम है। डीएनए जब बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाएगा तो क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। लेकिन क्रोमैटिन क्या? लेस कंडेंस फॉर्म, थोड़ा सा कंडेंसेशन, उसके बाद और ज्यादा कंडेंस होगा, सोलेनॉइड का रूप ले लेगा, सुपर सोलेनॉइड, लास्ट में क्रोमोसोम। इसका थिकनेस कितना है? 1400 नैनोमीटर, और इसका थिकनेस कितना है? 2 नैनोमीटर। इसका कितना है? 10 नैनोमीटर। ये क्या है? 30 नैनोमीटर। ये क्या है? 300 नैनोमीटर। और ये लास्ट में क्या है? 1400 नैनोमीटर। 1400 नैनोमीटर इसका थिकनेस हो जाएगा, डायामीटर। समझ में आया? ये आपको बता दिया था मैंने। अब कुछ चीजें देखिए पढ़ के आया करिए, देखिए पढ़ के आएंगे तभी इंटरेस्ट बनेगा। हालांकि चैप्टर टफ है। अब एबीसीडी पूरा एक ही चीज तो बोर्ड पे लिखाएंगे तो पूरा महीने भर में जाता है, और आपको पूरा कंप्लीट भी करना है। समझ में आ रहा ना? पढ़ के आया करिए। इसमें एक वर्ड लिखा है हेटेरोक्रोमैटिन, जो आपका क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन, और एक वर्ड है क्रोमोसोम, और एक वर्ड है डीएनए, ठीक है। क्रोमैटिन बता सकते हैं सेल डिवीजन की किस अवस्था में दिखाई देता है? इंटरफेज में होगा, या इंटरफेज में क्रोमोसोम दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता इंटरफेज में। इंटरफेज में क्रोमोसोम नहीं रहता, वो जेनेटिक मटेरियल अनकंडेंस फॉर्म में रहेगा क्रोमैटिन के रूप में। समझ में आया? नहीं, इंटरफेज में नहीं, तो G1 S G2 फेज में आपका क्रोमैटिन होता है, ठीक है। जब आपका प्रोफेज स्टार्ट होता है तो क्रोमैटिन कंडेंस होना चालू होता है। मेटाफेज में सबसे ज्यादा हाईली कंडेंस स्टेज आती है क्रोमोसोम। अगर कहा जाए क्रोमोसोम सबसे अच्छा किस में दिखाई देता है, तो मेटाफेज स्टेज में। क्रोमोसोम की संख्या काउंट करनी है, किस स्टेज में काउंट करेंगे? मेटाफेज। समझ में आया? तो कभी क्रोमोसोम आपके इंटरफेज में नहीं विजिबल होगा, क्रोमोसोम आपका एन फेज में विजिबल होगा। एन में भी सबसे अच्छा किसमें? मेटाफेज में। वहां क्रोमैटिन वर्ड यूज किया जाता है जेनेटिक मटेरियल के लिए। कंफ्यूजन है क्या कोई? नहीं ना? अरे कहते हैं ना क्रोमोसोम का क्रोमोसोम नहीं है, वो आपका डीएनए का डुप्लीकेशन है। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट करता है, ठीक है, वो क्रोमोसोम नहीं है। डीएनए थोड़ा सा कंडेंस हुआ, क्रोमैटिन बनाया, और ज्यादा कंडेंस हुआ, हाईली कंडेंस का क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। तो क्रोमैटिन के 2 रूप है। अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इधर देखते रहिए, थोड़ा समझते रहिए। न्यूक्लियस में ये क्रोमैटिन 2 स्टेज में दिखाई देगा आपको, 2 अवस्थाओं में। न्यूक्लियस में बाहर की साइड में जो क्रोमैटिन है उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, और इनसाइड जो क्रोमैटिन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? यूक्रोमैटिन, ठीक है। ये है हेटेरोक्रोमैटिन, और सेंटर में एरिया में यूक्रोमैटिन, ठीक है। हाँ हाँ, रीजन है इसका, बताएंगे, रीजन है ना, आगे बढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं। इसलिए कहते हैं पढ़ के आइए, चैप्टर को ध्यान से समझिए, जो चीज समझते हो बताइए। अब ये जो समझा रहा है इसको ध्यान समझिए। क्रोमैटिन 2 रूप में आपको दिखाई देगा, 2 फॉर्म्स में, 2 फॉर्म होती है। न्यूक्लियस में बाहर जो क्रोमैटिन रहता है उसको हेटेरोक्रोमैटिन, और अंदर के एरिया में यूक्रोमैटिन। दोनों में क्या अंतर है वो समझ लीजिए। देखिए क्या डिफरेंस है।
हेटेरोक्रोमेटिन, यहां जो क्रोमेटिन है आपको दिखाई दे रहा है, यहां डीएनए कैसा है, थोड़ा सा कंडेंस है, और यहां डीएनए क्या है, लेस कंडेंस है। मतलब क्रोमेटिन में बाहर वाला जो क्रोमेटिन रहेगा वहां डीएनए ज्यादा कंडेंस रहेगा, सेंटर में क्या, लेस कंडेंस। तो हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, ये मोर कंडेंस, मोर कंडेंस, यहां पर कंडेंसेशन ज्यादा है, ये पास पास है, संकुचित है, और ये क्या है, लेस कंडेंस। ये दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, जब इसको आप स्टेन करेंगे, कलर करेंगे, तो जो चीज कंडेंस होती है वो डार्क कलर की दिखाई देती है, और जो चीज लेस कंडेंस है वो लाइट कलर का दिखाई देगा। समझते हैं ना? तो ये डार्क कलर का, ये डार्क कलर, और ये आपको लाइट कलर का दिखाई देगा। अगला डिफरेंस क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है या बहुत स्लो, ना के बराबर। समझते हैं ना? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है ये, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। मतलब किसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसका नहीं होगा या बहुत स्लो होगा, ठीक है, ना के बराबर है। क्यों जानते हैं कारण क्या? क्योंकि यहां डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंस है, बहुत ज्यादा कंडेंस। यहां डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा स्लो, क्योंकि डीएनए जब बहुत टाइटली पैक है तो डीएनए को रेप्लिकेशन जब होता है, डीएनए खुलता है, दोनों स्ट्रैंड अलग, तो रेप्लिकेशन में समस्या है, कंडेंस बहुत स्लो रेप्लिकेशन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आसानी से नहीं हो पाएगा ना। ट्रांसक्रिप्शन तब होता है जब डीएनए क्या थोड़ा सा ओपन होता है, तभी तो डीएनए से आरएनए बनेगा। तो यहां पर ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है ये, और ये क्या है, एक्टिव। मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन जो है बहुत आसानी से हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये पेरिफेरी पर है और ये सेंटर में, ये दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक। ये क्रोमेटिन के दो टाइप्स हो गए। प्रोटीन किससे बनेगा, इस वाले से, जब, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, तो बीच वाले से बनेगा प्रोटीन। ये क्रोमेटिन के दो आपके फॉर्म्स हो गए। अब जो अगला टॉपिक दिया है वो है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हटा दें इसको। सर्च का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल को सबसे पहले किसने खोजा था, तो किसने खोजा था, फ्रेडरिक मिस्चर ने, और उन्होंने इसके लिए नाम दिया था न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड को क्या बोला था उन्होंने, न्यूक्लिन, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, मतलब कैसे जेनेटिक मटेरियल नाम की भी कोई चीज है, कैसे खोजा गया जेनेटिक मटेरियल, कैसे उसकी सर्च की गई। तो 1865 में, जिस समय मेंडल ने इनहेरिटेंस का लॉ दिया था, जिस समय मेंडल ने इनहेरिटेंस के नियम दिए थे, उसी समय इस जेनेटिक मटेरियल की खोज भी हुई। थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, समझ में आया। तो 1865 में मेंडल ने क्या किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। यही देख लीजिएगा, यही है ना, चेक कर लीजिएगा, इसका ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, 65 की है ना। और 1868 में फ्रेडरिक मिस्चर ने न्यूक्लिक एसिड खोजा। 1868 में एफ मिस्चर ने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड खोजा, न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड किया। तो ये देखिए, ये आपको ये ध्यान रखना है, ये क्यों बुक में दिया है, क्योंकि जिस समय मेंडल ने इनहेरिटेंस दिया था उसी समय न्यूक्लिक एसिड की भी डिस्कवरी हुई थी। ये चीज याद रखना है कि ये थोड़ा सा 3 साल का डिफरेंस है, उसी समय की बात है, ठीक है। फिर 1902 में
1902 में जेनेटिक मटेरियल की खोज कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, आखिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ पास होता है या नहीं होता है, ठीक है, इसकी तलाश चालू हुई। बुक में एक वर्ड लिखा है क्वेस्ट, क्वेस्ट फॉर द जेनेटिक मटेरियल स्टार्टेड। क्वेस्ट का मतलब है तलाश, लिख लीजिएगा। तो जेनेटिक मटेरियल की जो क्वेस्ट स्टार्ट है QUIST, यही है ना, स्पेलिंग देखिए, 1902 है ना, हाँ 1926 में, ओके 1926, कोई बात नहीं। इसमें क्वेस्ट हुआ, तलाश चालू हुई कि जेनेटिक मटेरियल आखिर होता क्या है, क्या चीज जाती है, कोई चीज जाती है कि नहीं जाती है अगली जनरेशन में, ठीक है। इसके लिए 19 अगला सन बोलिए, 1928 में ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, ग्रिफिथ ने पूरा नाम क्या था, एफ ग्रिफिथ। 1928 में मतलब 2 साल बाद एक्सपेरिमेंट किया। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और आगे लिखेंगे सर्च ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि जो डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी चीज ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो सर्च अब उसकी खोज चालू हुई कि क्या चीज ट्रांसफर होती है, कोई चीज ट्रांसफर होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया, देखिए एफ ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की 2 वैरायटी ली। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ये बैक्टीरिया है, ठीक। इसको डिप्लोकोकस निमोनियाई भी बोलते हैं, एक नाम इसका और है। पहले इसको क्या कहते थे, पहले इसको डिप्लोकोकस निमोनियाई बोलते थे, ठीक है। जब न्यूमोकोकस निमोनियाई एक नाम है इसका, 3 नाम है इसके, आगे निमोनिया लगा रहेगा तो आप जान जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं। इसके 2 स्ट्रेन लिए, इस बैक्टीरिया के क्या किए, 2 स्ट्रेन, इसके होने 2 स्ट्रेन का मतलब समझते हैं, वैरायटी। इस बैक्टीरिया की 2 वैरायटी ली थी इन्होंने। एक वैरायटी थी आर स्ट्रेन और एक क्या थी, एस स्ट्रेन। एक था आर स्ट्रेन और दूसरा है एस स्ट्रेन, ठीक है। ये इसके 2 वैरायटी थी बैक्टीरिया की। जो आर स्ट्रेन था ये नॉन वायरुलेंट था, और जो एस स्ट्रेन है ये क्या है, वायरुलेंट है, VIR। वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट का मतलब समझते हैं, ये डिजीज कॉज नहीं कराता था, ये डिजीज कॉज कराता था, ठीक। और डिजीज क्या होती थी, निमोनिया, ठीक है। तो ये डिजीज, इससे डिजीज होती थी, डिजीज कॉजिंग था, ठीक। और इससे नो डिजीज, सॉरी ये नो है, नो डिजीज कॉजिंग, और इससे क्या है, डिजीज होती थी। वायरुलेंट का मतलब ही होता है कि इससे डिजीज होगी, बीमारी होगी। और वो डिजीज कौन सी थी, निमोनिया, जिसकी वजह से माइस डाई कर जाता था, मर जाता था। ये नॉन वायरुलेंट क्यों है, और ये वायरुलेंट क्यों है, क्योंकि एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है ये एस है और ये क्या है, आर वाला है। एस वाला अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रखे हुए है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया के चारों तरफ एक पॉलीसैकेराइड का कवर है, न्यूक्लियोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये
पॉलीसैकेराइड का कवर है, कवरिंग। और आर स्ट्रेन में इसकी सरफेस क्या है, रफ है, और इसकी सरफेस क्या है, स्मूथ है। मतलब इसकी जो बाहर की सरफेस है बहुत चिकनी है, स्मूथ है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन को आर क्यों बोलते हैं, इसको बोलते हैं रफ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन। और एस का मतलब है स्मूथ। तो ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि बाहर इससे कवर बना हुआ है और वो कवर काफी स्मूथ है, जिस वजह से एस स्ट्रेन है। और इसके बाहर कोई कवर नहीं है तो इसकी सरफेस बाहर से कैसी दिखाई देगी, रफ। ठीक है, इसकी सरफेस बाहर से रफ होती है। अब ये डिजीज कैसे कॉज कराता है, ये जो कवर है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का जो कवर है, जब ये बैक्टीरिया माइस में इंजेक्ट किया जाता था तो माइस डाई हो जाता था, मर जाता था। क्यों? देखिए, कोई भी बैक्टीरिया जब किसी बॉडी में भेजा जाएगा तो उस, जैसे हमारी बॉडी में आया तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। ये बैक्टीरिया जब माइस में भेजते थे, माइस में, तो माइस डाई कर जाता था। क्यों? क्योंकि माइस का इम्यून सिस्टम इसको किल नहीं कर पाता था। ये जो कवर है बाहर, इस कवर की वजह से अपने आप को ये बचा लेता था माइस के इम्यून सिस्टम से। जैसे एस स्ट्रेन को जब कहां ट्रांसफर करते थे, वो माइस में, तो माइस क्या है, डाई मर जाता था। क्यों डाई हो जाता था? क्योंकि माइस ने भेजा, चूहे ने इसको भेजा एस स्ट्रेन को, ठीक है, तो चूहे ने जाकर के बीमारी कॉज करा दिया और चूहे का इम्यून सिस्टम इसको मार नहीं पाया। क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि इसके चारों तरफ एक कवर है, सुरक्षा कवच। तो इसी कवच की वजह से इसने अपने आप को माइस में अंदर जब भेजा गया तो माइस ने इसको किल नहीं कर पाया और डिजीज हो गया, माइस डाई हो गया। समझ में आया? तो ये एस स्ट्रेन डिजीज क्यों कराता था, ड्यू टू इसी की वजह से, म्यूकोपॉलीसैकेराइड कवरिंग की वजह से ही ये क्या है, वायरुलेंट है। अगर कहा जाए वायरुलेंट कि एस स्ट्रेन वायरुलेंट क्यों होता है, ड्यू टू द म्यूकोपॉलीसैकेराइड कवरिंग। ठीक, आगे लिख सकते हैं कि प्रोटेक्ट एस स्ट्रेन अगेंस्ट इम्यून सिस्टम ऑफ माइस। माइस के इम्यून सिस्टम से ये अपने आप को बचा लेता था और माइस में ये बीमारी कॉज करा देता था। अरे जब बैक्टीरिया माइस में भेजा गया तो बैक्टीरिया नहीं मरा, इसका मतलब वो डिजीज कॉज कराएगा, और बैक्टीरिया मर गया तो वो डिजीज कॉज नहीं करा पाएगा। ये जब माइस में भेजते थे तो माइस का इम्यून सिस्टम इसको डाई कर देता था, आर स्ट्रेन को। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ कोई सुरक्षा कवच नहीं है और माइस की बॉडी में जा करके ये वहां से किल हो जाता था और डिजीज कॉज नहीं करा पाता था। समझ में आया डिजीज कॉजिंग क्यों था? ठीक, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, सीधे बैठ जाओ। एक्सपेरिमेंट क्या स्टार्ट किया, एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट कराया। जानते थे कि एस बीमारी नहीं कॉज कराएगा, नॉन वायरुलेंट। सॉरी, एस क्या है, वायरुलेंट है और नॉन वायरुलेंट, इतना पता था। एस को माइस में इंजेक्ट कराया, ठीक है, इंजेक्ट इन माइस, तो क्या होगा, माइस की बॉडी में जाकर के ये डाई मरेगा नहीं, क्योंकि इसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। और माइस क्या हो जाएगा, माइस डाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जाकर के उसकी बॉडी में बीमारी कॉज कराएगा। ये खुद तो नहीं मरेगा लेकिन उसको मार देगा। ठीक, समझ में आ रहा है जी? कुछ नहीं आ रहा है। और आर स्ट्रेन क्या है, जब इसको माइस में इंजेक्ट कराएंगे तो माइस लाइव रहेगा, मतलब जिंदा रहेगा, क्योंकि ये बीमारी नहीं कॉज कराता है। कारण समझ में आया? अब उन्होंने क्या किया, देखिए, अब उन्होंने किया कि जो बीमारी कॉज कराता है उस बैक्टीरिया को हीट से मार दीजिए। उस बैक्टीरिया को उन्होंने हीट किल्ड कर दिया। अगर कोई भी बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दीजिए तो बैक्टीरिया डाई हो जाता है, मर जाता है। ठीक, तो फिर वो डिजीज नहीं करा पाएगा।
तो इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड, ये सब बुक में लिखा लिखते नहीं, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया, पकड़ा और कहा इंजेक्ट कराया, माइस में, और देखा कि माइस क्या है, माइस डाई करेगा कि नहीं, ये हीट किल्ड है तो बचेगा, ठीक है, लाइव रहेगा। माइस डाई नहीं करता, क्यों? क्योंकि जानते थे कि जब उसको मार दिया मैंने, एस स्ट्रेन ही डिजीज कॉज कराता था, एस स्ट्रेन को मार करके भेजा तो माइस में कोई समस्या नहीं आएगी, अब बीमारी नहीं कराएगा, माइस बच जाएगा। ठीक, यहां तो समझ में आया, एस स्ट्रेन वायलेंट था और नॉन वायलेंट, एस को मार करके भेजा तो डिजीज कॉज नहीं होती। अब उन्होंने क्या किया, देखिए अब इन्हीं से एक चीज क्लियर होगी, उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड, जो हीट किल्ड था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को किसके साथ मिलाया, आर स्ट्रेन, नॉर्मल जो आर स्ट्रेन है उसके साथ मिलाया इंजेक्शन में। ये माइस में कैसे भेजते थे, इंजेक्शन में भरते थे, इंजेक्शन में बैक्टीरिया को लेते थे और माइस में इंजेक्ट करा देते थे। उन्होंने अपनी दो लिया, हीट किल्ड मरा हुआ एस स्ट्रेन और नॉर्मल आर स्ट्रेन जिंदा, और ये माइस में इंजेक्ट कराया तो देखा माइस क्या हो गया, डाई कर दिया। अब यहीं से उनके दिमाग में सवाल उठ गया, ये तो मरा हुआ है, ये तो डिजीज कॉज नहीं कराता है, ठीक, अभी देखा, ये भी डिजीज कॉज नहीं कराता है, अभी देखा आपने, ये इसको हमने किल कराया है, दोनों मरे हुए हैं, तो कैसे वो माइस को मार दिए, माइस कैसे मर गया, जबकि जिंदा रहना चाहिए था माइस में, क्योंकि सेपरेट जब कराते थे, जब सेपरेट अलग थे, इसको माइस में इंजेक्ट कराया तो माइस बच गया, अलग से आर को लिया, माइस में इंजेक्ट कराया, माइस बच गया, दोनों को एक साथ मिला करके देखा तो माइस डाई हो गया। इसका मतलब कुछ ऐसा हो, उन्होंने सोचा कुछ ऐसा हुआ होगा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अब देखिए बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है ना, जब बैक्टीरिया को हीट करते हैं तो डीएनए के में दो स्ट्रैंड होते हैं ना, डीएनए में क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर देने पर अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, डीएनए अनबाइंड कर जाएगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, डीएनए डाई नहीं होगा, यहां इसका जेनेटिक मटेरियल नहीं मरा, केवल बैक्टीरिया के एंजाइम मर गए, बैक्टीरिया डाई कर गया, लेकिन जेनेटिक मटेरियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है ज्यादा, बस उसके केवल अनबाइंड कर गया, डीएनए के दो स्ट्रैंड अलग हो चुके हैं बस। अब उन्होंने सोचा कि यहां से कुछ ऐसा ट्रांसफर हुआ होगा आर स्ट्रेन में, और जिसकी वजह से आर स्ट्रेन किसमें कन्वर्ट हो गया, एस में, आर स्ट्रेन एस में कन्वर्ट हो गया होगा और इस एस की वजह से वो डाई कर गया होगा। समझ में आया? उन्होंने ये माइंड सोचा कि दिमाग की हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, बुक में ये लिखा है, समथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन बिहेव्स लाइक द एस स्ट्रेन, वो एस की तरह बिहेव करने लग गया। अरे भाई यहां से डीएनए इसमें जाएगा तो डीएनए इसमें पहुंचा ना, अब चूंकि डीएनए के अंदर सब कुछ बनाने की क्षमता है तो यहां जाकर के वो आर में क्या करेगा, पॉलीसेकेराइड वाला कवर बनाएगा ना, वो आर में जब पहुंचेगा इसका डीएनए तो वही काम करेगा कि आर में एक बाहर क्या कर देगा, वो बाहर एक कवर बना देगा, क्योंकि ये सारी चीजें बनाने की क्षमता किसमें है, डीएनए में होती है, इसमें पहले से नहीं थी, तो आर बन गया एस और एस में उसको मार दिया। बाद में कंफर्म कैसे हुआ, बाद में पोस्टमार्टम किया गया, तो माइस का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला था, एस स्ट्रेन मिला। बताइए एस कहां से आ गया जब एस था ही नहीं पहले से, उसका मतलब सोचा कि आर एस में बना होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हीट ये इसमें चेंजिंग नहीं है क्योंकि ये मरा हुआ है ऑलरेडी, कभी हीट किल्ड एस स्ट्रेन नॉर्मल आर एस स्ट्रेन में नहीं बदल सकता है। अब आप सोचेंगे कि यहां से यहां गया होगा तो यहां तो पहले कुछ था ही नहीं ना, ये तो कभी वायलेंट नहीं था, ये तो कभी वायलेंट था ही नहीं, तो यहां से यहां नहीं गया कुछ, ये कभी एक समय में था, वायलेंट था, लेकिन जब इसकी हीट किल्ड किया गया तो यहां से ट्रांसफर इसमें हुआ है, ये बना है एस, ये नहीं बना है, क्योंकि वो कभी बनेगा ही नहीं, वो तो हीट किल्ड हो चुका है, जिंदा हो मर गया है, वो कभी जिंदा नहीं होगा, भले क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इसमें है। हाँ बताइए।
सुनिए, वही तो, वो ये चीज नहीं जान पाए क्या चीज ट्रांसफर हुई, बस उन्होंने इतना देखा कि कोई चीज ट्रांसफर हुई है। देखिए, इसको बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूछा जाता है इसमें उन्होंने ये खोजा कि डीएनए ट्रांसफर हुआ, नहीं, उन्होंने ये खोजा कि कोई चीज यहां से ट्रांसफर हुई है, वो डीएनए गया, आरएनए गया, प्रोटीन, ये नहीं पता लगा, क्योंकि पोस्टमार्टम में माइस के उन्होंने एफ स्ट्रेन बैक्टीरिया देखा था। ठीक है, तो इनका कंक्लूजन यही है, नोट कर लीजिएगा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन बुक में लिखा है, अंडरलाइन कर लीजिए। समथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ये किल्ड एस स्ट्रेन, अरे बुक में अंडरलाइन कर लो, मत लिखिए, सब लिखा है, पढ़ के आया करिए, इसलिए कहता हूं, हर चीज लिखाएंगे तो पता लगा 4 महीने लगेगा। समथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड, लास्ट की लाइन में लिखा है, लास्ट की लाइन बता दो कौन सी वाली लाइन है, पढ़ लो, पूरा करिए। ऊपर से तीसरी लाइन पर अंडरलाइन करिए, 1-2 लाइन अंडरलाइन कर दीजिए, हो गया। समथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड, उन्होंने ये बताया कुछ चीज ट्रांसफर हुई है, क्या ये नहीं पता। तो इससे ये नहीं पता लगा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है क्या, बस जेनेटिक मटेरियल को खोजा कि कोई चीज, देखिए जो चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, हर न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है, डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आरएनए हमारे अंदर है, वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है ना, क्योंकि वो अगली जनरेशन में नहीं जाता है, समझ में आ रहा ना। अब इसको खोजने के लिए 3 साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया कि क्या चीज ट्रांसफर हुई। अच्छा, इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, ये पता आपको? या ये जो एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ वाला, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या चीज होती है? दो बैक्टीरिया के बीच में कंजुगेशन ट्री बनती है, इसका जेनेटिक मटेरियल यहां से इसमें ट्रांसफर। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, तुम कह दो। ट्रांसडक्शन में जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कैसे ट्रांसफर होता है? अपने आप कि ट्यूब के माध्यम से, कि वायरस के माध्यम से बैक्टीरिया फाज ले जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। और एक से जेनेटिक मटेरियल दूसरे में इन्वायरमेंट पे गया, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। कर जाइए, समझ में आ रहा ना, अपने आप जाएगा इन्वायरमेंट। तो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आगे देखिए कन्फर्मेशन कैसे हुआ, अगला टॉपिक पढ़िए, क्या लिखा है? बायोकेमिकल नेचर। देखिए बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है उसका नेचर क्या है, वो डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, क्या चीज लगा, उसको खोजने के लिए 3 साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया था। इस ईयर में 1933 से लेकर के और 1944 तक, कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किया, 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, ऑस्टवाल्ड एवरी, लास्ट का नाम मैकलियोड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैककार्टी, ये 3 साइंटिस्टों ने है, इन्होंने खोजा था जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। देखिए उसी पर अंडरलाइन कर लीजिए, कोई अलग से ज्यादा नहीं चल रहा, देखिए। ठीक है, और घर जाकर थोड़ा मेहनत कर लिया करिए, कॉपी में नोट कर लिया करिए। ये हो गया 3 साइंटिस्टों ने कैसे खोजा होगा, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन, क्या चीज गया। जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, ठीक उसी को रिपीट करा दिया, समझ में आया। इन्होंने क्या किया, देखिए इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं जो लिख रहा हूं उसको नोट करिएगा। इन्होंने तीनों ने क्या किया, दे आइसोलेटेड, ठीक है, प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया का पोस्टमार्टम किया, और बैक्टीरिया में जो बायोकेमिकल्स थे, प्रोटीन होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, ठीक है, सबको आइसोलेट कर लिया इन्होंने। सबको क्या किया, निकाल लिया बैक्टीरिया से। जब ग्रिफिथ ने क्या किया था, हीट फील्ड एफ स्ट्रेन को
आर के साथ मिला करके माइस में इंजेक्ट कराया था, माइस क्या हो गया था, डाई कर गया। तो वहां से इन्होंने मरे हुए माइस से क्या किया, पोस्टमार्टम किया और सारे बायोकेमिकल निकाल लिए उसमें से। ठीक है, अब उन्होंने प्यूरिफाइड मतलब प्योर करके निकाल लिया। अब देखिए उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिया, इस तरीके से 3 टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने रखा बैक्टीरिया, क्या रखे, ठीक, ये बैक्टीरिया कौन से थे, आर वाले, आर स्ट्रेन लिया, वही लास्ट वाला, लास्ट स्टेप दोहराया जा रहा है, आर स्ट्रेन और ये आर स्ट्रेन। और इसमें वो बायोकेमिकल मिला दिए। इनको नहीं पता है कि डीएनए है कि आरएनए है, क्या चीज जाएगी। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बायोकेमिकल निकाला वो थोड़ा थोड़ा बायोकेमिकल तीनों में रखा टेस्ट ट्यूब में और बैक्टीरिया ले लिया आर स्ट्रेन। अब देखिए इसमें पहले वाले ट्यूब में मिलाया इन्होंने डीएनए, क्या मिलाया, डीएनए क्या है, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो डीएनए को तोड़ देगा, खत्म कर देगा। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में मिलाया आरएनए, ASE, ठीक है, और तीसरे में मिलाया प्रोटीएज, ठीक, मिलाया तीनों और देखा कि जब जिसमें उन्होंने डीएनए मिलाया उसमें आर स्ट्रेन मतलब ये जो है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये आर स्ट्रेन एस में नहीं बदला। मतलब माइस की बॉडी में इंजेक्ट करा के देखा तो माइस बचा रह गया। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो उन्होंने ऐसे देख लीजिए, एस स्ट्रेन हीट किल्ड था ना, हीट किल्ड एस था ना, प्लस नॉर्मल आर लिया ना, इंजेक्शन में भरा था ना, ये दोनों इंजेक्शन में भरे थे, ठीक, इसको इंजेक्शन में लिया, माइस को लगाया, तो उन्होंने सेम वही काम रिपीट किया इंजेक्शन में। मैं इसको ऐसे भी समझा देता हूं, अगर इसमें आप डीएनए मिला देंगे, डीएनए, तो क्या होगा, जब माइस में ट्रांसफर करेंगे तो माइस बच जाएगा। इसका मतलब अगर डीएनए यहां से यहां गया होता, ठीक है भाई, जाता तो डीएनए ही है, जाता तो डीएनए ही है। आज हम जानते हैं ना डीएनए ही ट्रांसफर होता है, तो डीएनए वो मर गया, डीएनए वो डाइजेस्ट हो गया ना एंजाइम मिलाने से, एंजाइम मिलाने से इसका डीएनए जो यहां ट्रांसफर हुआ वो डीएनए क्या है, डाइजेस्ट हो गया और आर स्ट्रेन तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो माइस बच गया, ठीक। और जैसे ही आरएनए मिलाएंगे तो आरएनए से मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब माइस क्या है, वो डाई करता है, डाई करेगा। प्रोटीएज मिलाने पर भी कोई फर्क नहीं है, केवल उन्होंने देखा कि जैसे डीएनए मिलाया तो एक्सपेरिमेंट कुछ पलट गया, एक्सपेरिमेंट कुछ डाइवर्ट हो गया। मतलब माइस डाई करता था लेकिन वो डाई नहीं किया डीएनए मिलाने पर, इसका मतलब डीएनए ही ट्रांसफर हुआ था। तो हमने डीएनए मिलाया तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया, उसके टुकड़े हो गए, खत्म हो गया, तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाया, ट्रांसफर नहीं हो पाया तो माइस मरना चाहिए था, माइस नहीं मरा, ठीक है। सेम वही यहां पर देखिए, डीएनए जब मिलाएंगे तो ये एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, यह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीएनए से डीएनए डाइजेस्ट हो गया। तो अगर डीएनए था तो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था ना। यहां क्या कह रहे हैं, नहीं, डीएनए में अरे डीएनए जब मिलाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही डीएनए निकल करके, जैसे ही यहां से डीएनए आर में जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो कैसे जाएगा, डीएनए तो मर गया ना सब, डीएनए मिलाने से ये सारा डीएनए खत्म। तो जब डीएनए है ही नहीं है तो आर में जाएगा क्या, जब डीएनए बचा ही नहीं तो आर में वो जाएगा ही नहीं ना, हमें सब खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ क्या आरएनए मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब डीएनए जाता है यहां से, आज हम जानते हैं, तो आरएनए मिलाने से आरएनए खत्म होगा ना, आरएनए जब मिलाएंगे तो आरएनए डाइजेस्ट करेगा, इसका मतलब डीएनए था, डीएनए जाएगा यहाँ। प्रोटीन मिलाने से प्रोटीन खत्म होगा, तो प्रोटीन जब जाती ही नहीं है तो चाहे खत्म हो चाहे ना हो, क्या मतलब है, जाता क्या चीज है, डीएनए जाता है ना। तो जो चीज यहां से ट्रांसफर होती है
वो डीएनए होता है, तो डीएनए मिलाने तो डीएनए क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। तो एक चीज में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता जब डीएनए मिलाते हैं, बाकी सब चीज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, चाहे प्रोटीन मिला लो चाहे जो मिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किससे पड़ता है, डीएनए से। इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, आ रहा ना। तो ये इनका 3 साइंटिस्टों का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने खोज लिया कि डीएनए क्या था, जेनेटिक मटेरियल था। अब इसको कंफर्म करने के लिए लोगों को विश्वास नहीं था कि डीएनए है, लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके लिए फिर 2 साइंटिस्ट आए, हर्शी एंड चेस। उनका देख लीजिए, बताइए। हाँ बताइए, कौन सा वाला पैराग्राफ है? मैं पढ़ दे रहा हूं, देखिए वो लाइन है, मैं पढ़ दे रहा हूं, आपसे समझा दे रहा हूं। सेकंड लाइन है, दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल। देखिए जो बैक्टीरिया, ध्यान से सुनिएगा, जो माइस, इधर देख लीजिए, तीसरा समझा। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीज एंड आरएनएस डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफर। तो मैं बोल रहा हूं, उन्होंने देखा कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट में अगर हम प्रोटीज मिला दें एक बार इंजेक्शन में, एक बार क्या मिला दें, आरएनएस, तो एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने का, मतलब माइस डाई करेगा। लेकिन जैसे ही उस इंजेक्शन में हम डीएनए मिलाते हैं और फिर दोनों को एक साथ लेते हैं, माइस में इंजेक्ट करा दें तो माइस बच गया। ये लिखा ना कि उस पर आरएनए या प्रोटीन मिलाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन सब्सटेंस प्रोटीन नहीं है, आरएनए नहीं है, और फर्क पड़ेगा तभी तो चेंज होगा। डाइजेशन विद द डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। लिखा देखिए, अगर डीएनए मिलाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा तुरंत। अरे एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, यहां से डीएनए निकल करके जाता है, उसमें जैसे ही आप डीएनए मिलाएंगे तो निकल करके क्या वो तो खत्म हो जाएगा ना बाहर ही तुरंत, क्योंकि बाहर मिलाया क्या हमने, डीएनए को खत्म करने वाला एंजाइम, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। जब नहीं होगा तो माइस बचेगा, एक्सपेरिमेंट तुरंत क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। सजेस्ट दैट डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। अब समझ में आया। आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं डीएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है, पकड़ो जी। एक लिखा है इसमें देखिए, हाँ एक प्लूरल है, देखिए पूछा गया है डीएनएएस और डीएनएएसई, इन दोनों में क्या अंतर है। ये भी डीएनए बोला जाता है, वो भी डीएनए बोला जाता है। तो ये डीएनए का प्लूरल टर्म है, बहुत सारे डीएनए एस लगाओ, ये एक है, एंजाइम है, डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम डीएनए। समझ में आया। अब हर से चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक लाइन लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं, हर से एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्यों किया था। डीएनए को, ये इन्होंने डीएनए नहीं खोजा कि डीएनए जेनेटिक में, तो खोज लिया गया, इन्होंने कंफर्म किया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था तो इन्होंने कंफर्मेशन किया, इन्होंने अपना एक प्रयोग करके दिखा, देखो जी ऐसा है, बात सही है, ये डीएनए ही मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया था, गिव अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका मतलब समझते हैं, अगर कहा जाए हु गेव द अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल जानते हैं, जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, ऐसा प्रूफ जिसको आप काट नहीं सकते हैं, 100% प्रूफ। इसके बाद आप कोई जो है सुनवाई नहीं होनी। ठीक है, अनइक्विवोकल कन्फर्म, इसका मतलब होता है 100% कन्फर्म वाला। ठीक है, ये मैंने पुख्ता सबूत दे दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे, क्या था इसको। देखिए ये थोड़ा सा पढ़ने के लिए, पढ़ने में अगर पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, पढ़े ना तो देखते जाइए। मैं लिख रहा हूं, इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने टू स्ट्रेन का मतलब वैरायटी होती है, ऑफ बैक्टीरियोफाज रेडी किया
दो वैरायटी ली नहीं थी। बैक्टीरियोफाज जानते हैं, वायरस होता है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज की दो वैरायटी तैयार की, उन्होंने लिया था पहले से बना बनाया, ठीक है, इन्होंने उसको रेडी किया। कैसे किया? एक वैरायटी थी इनकी, देखिए टू स्ट्रेन या टू वैरायटी बोल सकते हैं, वैरायटी। एक बैक्टीरियोफाज ऐसा था जिसमें क्या बोलेंगे इसको, फास्फोरस 32 रेडियो लेवल्ड, P32 रेडियो लेवल्ड, और एक में है सल्फर 35 रेडियो लेवल्ड। मतलब दो वायरस रेडी किए। वायरस तो वायरस होता ही है, वायरस लिया उन्होंने, वायरस बनाया नहीं था, उसकी दो वैरायटी बनाई। एक वैरायटी में फास्फोरस 32 से रेडियो लेबलिंग करा दी और दूसरी वैरायटी को सल्फर 35 से रेडियो लेबलिंग करा दी। अब ये रेडियो लेबलिंग क्या होती है समझ लीजिए। जैसे आपको जानते हैं वायरस है, ये बैक्टीरियोफाज ऐसा होता है, कुछ बैक्टीरियोफाज, ठीक, इसमें डीएनए होता है। क्या है? डीएनए। हमको पता है बैक्टीरियोफाज में डीएनए होता है, ठीक। बैक्टीरियोफाज में बाहर क्या है? प्रोटीन का कवर है, ये प्रोटीन का कवर है, ये पूरा प्रोटीन का कवर, और अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक। तो उन्होंने दो बैक्टीरियोफाज ऐसे तैयार किए। एक बैक्टीरियोफाज में जो बाहर प्रोटीन का कवर था उसको सल्फर 35 से रेडियो लेबलिंग कराया, ठीक, सल्फर 35 से प्रोटीन के कवर को रेडियो लेबलिंग करा दिया। और दूसरा बैक्टीरियोफाज ऐसा रेडी किया जिसमें डीएनए को रेडियो लेबलिंग कराया, किससे? फास्फोरस 32 से। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं समझ में आता हो। कैसे रेडियो लेबलिंग कराई? ये जानते हैं कि ये जो फास्फोरस 32 वाला है, इसमें जो डीएनए होगा, ये डीएनए, ये क्या है? फास्फोरस 32 रहेगा। देखिए हम जानते हैं कि प्रोटीन में सल्फर होता है, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता, पता होना चाहिए। फास्फोरस कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं होता, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। तो प्रोटीन में फास्फोरस नहीं हो सकता कभी भी। क्या हो सकता है? सल्फर हो सकता है। तो बैक्टीरियोफाज में ये जो प्रोटीन का कवर है, इसमें नॉर्मल सल्फर नहीं है, इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, जोड़ा गया। और इसमें डीएनए में जानते हैं कि डीएनए में कभी सल्फर नहीं होता है, डीएनए में क्या होता है? फास्फोरस। तो इसके डीएनए को उन्होंने क्या किया? ये इसके डीएनए में जो फास्फोरस है वो नॉर्मल वाला नहीं है, वो रेडियो लेबल्ड एक्टिव फास्फोरस जोड़ा है इसमें। इसके डीएनए में फास्फोरस नॉर्मल है, इसमें प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव वाली है, प्रोटीन का कवर। और यहां पर क्या है? यहां पर प्रोटीन नॉर्मल वाली है, लेकिन डीएनए को क्या किया? रेडियो लेबल्ड कराया फास्फोरस 32 से। कैसे कराया होगा? जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरियोफाज है, इसमें सब कुछ नॉर्मल है, यहां नॉर्मल सल्फर, नॉर्मल फास्फोरस, नॉर्मल सल्फर, इस प्रोटीन, इसको कई जनरेशन तक मल्टीप्लाई कराया। जैसे इसको आप बताइए क्या किस चीज से रेडियो लेबलिंग कराया? इसको डीएनए को कराया फास्फोरस, किससे? फास्फोरस से। अगर डीएनए को कराना हो आपको 35 को, तो क्या करेंगे? इस बैक्टीरियोफाज को, क्योंकि बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लाई कब करता है? बैक्टीरिया में, कितना पता होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कराने के लिए आपको ढेर सारे ई कोलाई बैक्टीरिया लेने पड़ेंगे, इसको ई कोलाई पर अटैक कराना पड़ेगा। ये ई कोलाई में जाएगा, अपने डीएनए को भेजेगा, ई कोलाई के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफाज रेडी हो जाएंगे। इतना आता है ना समझ में? ठीक। तो इसको हमको फास्फोरस 32 से कराना। हम क्या करेंगे? जिस मीडियम में आपने ई कोलाई बैक्टीरिया रखे हैं, इसको मल्टीप्लाई कराने के लिए, ठीक, उस मीडियम में आप फास्फोरस 35 डाल दीजिए, फास्फोरस 32, सॉरी, क्या मिला देंगे? फास्फोरस 32, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें क्या होगा? इसके डीएनए में फास्फोरस 32 इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फास्फोरस लाने के लिए इसकी अगली पीढ़ी में फास्फोरस आएगा, क्योंकि अगली पीढ़ी कैसे बनेगी?
इतना पता होगा ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पर जब कोई बैक्टीरियोफाज अटैक करता है तो अपना डीएनए भेजेगा अंदर, ये अंदर जाकर के डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। और जब मल्टीप्लाई करेगा तो नया डीएनए कहां से बनेगा, उसको बनाने के लिए मीडियम से क्या उठाएगा, फास्फोरस 35 उठाएगा, तो जो नए डीएनए बनेंगे उसमें फास्फोरस आ जाएगा, लेकिन इसके पुराने डीएनए में नहीं रहेगा, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा ना। आ रहा नहीं आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा ना, बता देगा नहीं आ रहा हो तो। हाँ सोच रहे हो एचआईवी का लाइफ साइकिल नहीं पढ़े हैं। एचआईवी में आरएनए होता है, जब आरएनए आता है सेल में तो आरएनए से डीएनए बना, फिर डीएनए से कई डीएनए बने, मल्टीपल डीएनए, ठीक है, और उसी डीएनए से वायरस रेडी हो जाता है एचआईवी का। तो नया डीएनए कैसे बनेगा, मीडियम जिस मीडियम में इकोलाई रखे ना उस मीडियम हमने फास्फोरस 32 मिला दिया, तो फास्फोरस 32, फास्फोरस का सोर्स क्या होगा, 32 वाला होगा, आपकी नॉर्मल फास्फोरस नहीं डाला हमने, ठीक है। ऐसे जब आपको प्रोटीन से रिलेबलिंग कराएंगे, कौन सा वाला, सल्फर 35 से प्रोटीन का कोट, तो एक बार मीडियम में आप फास्फोरस नॉर्मल रखेंगे, हम क्या रखेंगे, सल्फर 35 वाला डाल देंगे बस। अब इसमें जो नए वायरस बनेंगे उसमें जो नया प्रोटीन का कवर बनेगा उसमें क्या रहेगा, सल्फर 35 रहेगी, लेकिन डीएनए नॉर्मल रहेगा, क्योंकि नॉर्मल वाला फास्फोरस मिलाएंगे हम। चेंज कहाँ किए, सल्फर 35 को इनकॉर्पोरेट कराया बस। जिसमें चेंजिंग करेंगे वही चेंजिंग नए वायरस में आ जाएगी, बाकी तो पुराना रहेगा सब कुछ ना। तो कई जनरेशन तक ग्रो कराना पड़ेगा, कई जनरेशन में नहीं होता है ऐसा चेंज, ठीक है। तो मैं इसको देखिए, इसको अगर कहा जाए कि इन्होंने दो ये वायरस कैसे रेडी किए, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराया, बैक्टीरियोफाज को ऑन इकोलाई, किस पर ग्रो कराया, इकोलाई पर, ठीक है, कंटेनिंग सल्फर 35 एंड फास्फोरस 32 इन सेपरेट मीडियम, अलग अलग मीडियम में, सेपरेट मीडियम में लेकर के, एक बार मीडियम में लिया फास्फोरस 32 और एक बार मीडियम में लिया सल्फर 35, सेवरल जनरेशन, कई जनरेशन तक ग्रो कराया, तो वो क्या हो जाएगा, सब में इनमें फास्फोरस चला जाएगा, इनमें सल्फर रेडियोएक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने देखिए इसको हमने ऐसे समझा दिया, अगर इसको समझाएंगे तो आप बना के दिखाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, ये बना के दिखा दें कैसे होता है। हाँ नहीं आना, कुछ नहीं आया, 12th में पढ़े होंगे ना, समझ में आएगा ना, थोड़ी ना आएगा इतनी जल्दी। देखिए देख लीजिए, ये एक इकोलाई है, ये इकोलाई है, ठीक। जब वायरस, ये नॉर्मल वायरस है, ठीक है, इसमें नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल प्रोटीन का कवर, इसको क्या करना है, इसको कहां ग्रो करा रहे हैं हम, इसको चेंज करना किसमें, क्या चेंज करें, प्रोटीन का कवर, तो प्रोटीन का कवर सल्फर 35 वाला बनाएंगे, मीडियम में आप सब कुछ मिलाएंगे, फास्फोरस नॉर्मल वाला, सब कुछ मिलाएंगे, खाना पीना, एक अंतर करेंगे, सल्फर नॉर्मल नहीं मिलाएंगे, सल्फर 35 मिला देंगे बस। अब जब ये अटैक करेगा इकोलाई को तो अपना डीएनए भेजेगा, भेजा, ये डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके जुड़ेगा, ना पता होना चाहिए, ठीक है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ेगा। अब जब ये बैक्टीरिया 20-20 मिनट में बैक्टीरिया 2-2 कॉपी बनाते रहता है ना, इस बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉपी रेडी हो जाएंगी, ना पता है। फिर जो डीएनए जुड़ा है वायरस का कवर बाहर रह जाता है, इतना पता होना चाहिए, अटैक होता है तो वायरस का कवर बाहर, केवल डीएनए जाएगा। अब ये डीएनए किसका आया, ये डीएनए वायरस का, ये डीएनए किसका था, बैक्टीरिया का था। जब ये मल्टीप्लाई करेगा बैक्टीरिया तो साथ में डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा। अब वायरस का डीएनए क्या करेगा बैक्टीरिया में, वायरस का डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा ढेर सारी, ठीक है, बनाया प्रोटीन ना, और प्रोटीन बनाने के साथ में इसके डीएनए का मल्टीप्लिकेशन भी होगा, मतलब डीएनए की बहुत सारी कॉपी रेडी कर देगा और बहुत सारी प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या होंगे, ये प्रोटीन इसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाएंगे, किसके चारों तरफ, डीएनए,
HIV का लाइफ साइकिल में यही तो है। प्रोटीन डीएनए के चारों तरफ आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, नया वायरस रेडी हो गया नया वायरस। वायरस में दो चीज तो होती है, बाहर प्रोटीन का कवर और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। अब ये नया डीएनए कैसे बनेगा? बैक्टीरिया खाना पीना तो लेगा बाहर से ना, तो खाना पीना में हमने क्या डाल दिया था? नॉर्मल सल्फर नहीं था ना, 35 वाला डाला था। तो नया डीएनए बनाने के लिए सल्फर 35 लेगा यहाँ से, ठीक। तो जो नए डीएनए अब बैक्टीरिया फाज में बनेंगे, अब जो बनेंगे वो सब सल्फर वाले बनेंगे, 35 वाले। ऐसे एक बार फास्फोरस से कर देंगे 32 से, समझ में आया? तो कई जनरेशन से कैसे ग्रो करेंगे, कई बार बैक्टीरिया मल्टीप्लाई। अब एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं इनका, देखिए बुक हो लीजिए, बुक में जो दिया सब देखते रहिए, ध्यान से समझ लीजिए डीएनए कैसे है। देखिए एक मैं एक काम ये किया, ए देखिए ऐसा डायग्राम बुक में बना है, और एक यहां पर लिया इन्होंने, ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है इसका मतलब क्या है कि रेडियो एक्टिव है इसमें, ठीक है। ये प्रोटीन का कवर ग्रीन कलर का कर दिया, इसका मतलब यहां पर सल्फर 35 रेडियो लिंक कराइए। डीएनए कैसा है इसमें? नॉर्मल डीएनए, ठीक। इसमें हमने डीएनए रेडियो कराया है और प्रोटीन का कवर क्या किया है? नॉर्मल। क्योंकि दो ही चीज देखना है कि डीएनए ट्रांसफर होता है कि प्रोटीन ट्रांसफर होती है, यही देखना है, ठीक। यही कंफर्म कराएंगे। अब पहला स्टेप बुक में देखिए लिखा है इन्फेक्शन, लिखा हुआ ना। फर्स्ट स्टेप क्या है? इन्फेक्शन। दूसरा स्टेप लिखा है ब्लेंडिंग और तीसरा स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको लिखिएगा नहीं, बस समझ लीजिए, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। 3 स्टेप है। इन्होंने एक प्लेट लिया होगा कांच का, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रखे होंगे, ई कोलाई। पूछा जाता है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया था? इन्होंने वायरस लिया था और ई कोलाई लिया था, ठीक। ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, यहां पर भी ई कोलाई बैक्टीरिया आया होगा। सबसे पहले क्या होगा? वायरस अटैक करेगा ई कोलाई को, तो अटैक जब करता है तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में क्या होता है? ये देखो, ये आकर के यहां चिपक जाएगा। बनाओ देखिए, ये बुक में शायद देखिए, ये ऐसे, ये तो ग्रीन कलर का बनेगा, देखिए इसको ग्रीन कर दे रहे हैं, ये आएगा यहां पर बैठेगा, ठीक है, और अपना डीएनए अंदर है। इन्फेक्शन में ये जो डीएनए बुक में दिखाया, ये डीएनए बैक्टीरिया का, देखिए 2 डीएनए बने होंगे। एक बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है ना, और एक डीएनए नया यहां से आ रहा है, ऐसे करके आया होगा ये डीएनए, है ना। तो ये डीएनए यहां से आया। तो इन्फेक्शन में होता क्या है? बैक्टीरियोफाज अपना प्रोटीन का कवर, मतलब खोखा जिसको कहते हैं, बाहर छोड़ देगा और अपना डीएनए को एंटर कर देगा, बस। उसका कवच जो होता है ना, वो बाहर ही रह जाता है, कभी एंटर नहीं करता है। दोनों केसेस में ऐसा ही, यहां पर भी बनाएंगे, कवच बाहर रहेगा, केवल अंदर क्या जाएगा? डीएनए जाएगा। इनको नहीं पता है ना डीएनए जा रहा है, ये तो कंफर्म करा रहे हैं ना, ठीक। तो डीएनए ट्रांसफर हुआ होगा, यहाँ डीएनए, इसमें डीएनए कैसा दिखाएंगे? ग्रीन कलर से, देखिए ये डीएनए, क्योंकि यहाँ डीएनए को रेडियो लेबल कराया था। पहला स्टेप खत्म हो गया, इन्फेक्शन। दूसरा है ब्लेंडिंग। तो ये कहां करा रहे हैं? ये किसी टेस्ट ट्यूब में चल रहा होगा प्रोसीजर ना, या तो इन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया होगा, एक टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे बैक्टीरिया रखे होंगे, ठीक, उसमें वायरस डाल दिए होंगे, वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर भेज दिया होगा, भेज दिया ना। कवर कहां रह गया? बाहर। कवर कहां रह गया सबका? बाहर। ऐसे उसमें भी तो हुआ होगा ना कि टेस्ट ट्यूब में 2 चीजें बनी होंगी, एक तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल आया होगा, कवर हो गया बाहर। अब इसको अलग कैसे करेंगे? तो ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है जानते हैं? मिक्स करना, ठीक है। जैसे जो मिल्क होता है, मिल्क, तो मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए उसको मिक्स कराया जाता है अच्छे। वो सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, सेंट्रीफ्यूज है, हाँ, शेकिंग, उसको शेकिंग कह सकते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग भी होता है, शेकिंग है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, देखिए यहां से इतना तो समझ में आ गया ना, इसको मैं हटा दूं, हाँ, इसको हटा दे रहा हूं। बुक में देखते भी रहिए, पहला स्टेप खत्म हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इस स्टेप में टेस्ट ट्यूब आपके पास थी 2, ठीक है। पहले वाले केस में ये बैक्टीरिया है,
ये क्या है? बैक्टीरिया। ठीक, किसको रेडियो लेबल कराया था? यहाँ पर प्रोटीन के कवर को था ना इसमें, ये प्रोटीन का कवर। तो प्रोटीन का कवर देखिए ये है, मैं अलग पेन से इसको भी देखिए, ये बैक्टीरिया में प्रोटीन का, सॉरी वायरस का प्रोटीन का कवर दिए। अंदर क्या पहुंचा था? अंदर नॉर्मल डीएनए गया था ना, डीएनए को नहीं टच किया था इसने, प्रोटीन का कवर रेडियो लेबल्ड करा दिया, मतलब मैंने पिंक से दिखा दिया। बैक्टीरिया ये है, अंदर डीएनए पहुंचा होगा ना, तो ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए, और ये किसका डीएनए दूसरा वाला आया होगा? ये डीएनए देखिए, ये वायरस का डीएनए आ गया ये। तो जब शेकिंग करेंगे, शेक करेंगे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा, अब कोई बताइए इसमें क्या होगा? शेकिंग क्यों कराई जा रही है? हाँ, अलग हो जाते हैं। जैसे मेरे हाथ पर अगर मक्खी बैठी है तो मैं हाथ ऐसे ऐसे करूंगा, मक्खी हट जाएगी। तो शेक कराने से जो, देखिए इस बैक्टीरिया पर जो वायरस अटैक किया था, तो वायरस थोड़ी देर तक उस पर चिपका रहता है, अपना डीएनए तो भेज दिया लेकिन वो हटता नहीं है। तो जब शेक कराएंगे तो सारे बैक्टीरिया से ये वायरस क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे तुरंत। ठीक है, हट जाएंगे। अब हमको क्या करना? अलग करना ना। हट तो गए लेकिन ये अभी ऊपर नहीं पहुंचे, ये सब मिक्स हैं, हट गए हैं लेकिन बेचारे कहाँ हैं? ये सब वायरस बीच बीच में पड़े हुए हैं, देखिए केवल हट गए हैं, ये सब इधर उधर घूम रहे हैं, बैक्टीरिया के साथ टहल रहे हैं। ऐसा इस केस में भी हुआ होगा। अब इनको क्या करना है? कवच को बाहर का अलग करना है और बैक्टीरिया को अलग करना। अब ये मिक्सचर में है बस, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए किया था, टेस्ट ट्यूब को रोटेट करा देंगे, सेंट्रीफ्यूज करा देंगे। ठीक, सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा? उससे देखिए ब्रांडिंग में समझ में आगे, देखिए इसमें कुछ है नहीं है। ये आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक। अब लास्ट स्टेप यहीं से समझ लीजिए, ये देखिए इसमें हमने ये कवच लिया था, इस कवच को क्या कराया था? रेडियो लेबल्ड कराया था, ठीक है। और यहाँ क्या थे? यहाँ थे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए नॉर्मल वाला था ना, वायरस का डीएनए पहुंचा, ये डीएनए कैसा था? नॉर्मल था। और वायरस का अपना, इस बैक्टीरिया का अपना भी डीएनए होगा, तो अपना डीएनए में दिखा नहीं रहा हूं, याद रखिए अपना भी डीएनए है इसका। ये डीएनए किसका आया? इसका। जब सेंट्रीफ्यूज कराएंगे तो जो चीज भारी होती है वो नीचे बैठती है, जो हल्की है ऊपर, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया भारी होगा, क्योंकि एक तो अपना डीएनए भी है, दूसरे का भी डीएनए आ गया, बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म भी होता है तो भारी होगा ही। ये केवल कवच है तो हल्का रहेगा, तो ये ऊपर आ जाएगा टेस्ट ट्यूब में और नीचे क्या बैठ जाएगा? ये बैक्टीरिया। ऐसे यहां होगा, यहां पर भी देखिए, यहां पर प्रोटीन, ये इस तरीके से देखिए, ये बैक्टीरिया है, ठीक। मैं यहां पर ग्रीन को अंदर कर रहा हूं। रेडियो लेवल ध्यान रखिएगा, इसमें डीएनए कराया गया था, जो हरे रंग से है वही रेडियो एक्टिव है। हरे रंग से ये है ना, तो प्रोटीन का कवर रेडियो लेवल था। जानते हैं प्रोटीन का कवर कभी अंदर एंटर नहीं करता, तो बाहर रहेगा वो। और यहां पर डीएनए को कराया था, डीएनए अंदर, लेकिन उनको नहीं पता है ना डीएनए ट्रांसफर हुआ, वही तो कंफर्म कराना चाह रहे हैं, वही प्रूफ करेंगे। तो अब इस पर क्या किया? फ्लोरोसेंट लाइट डालेंगे, यूवी रेडिएशन डालेंगे, अल्ट्रावायलेट में रेडिएटिव मटेरियल शाइन करता है, ठीक। तो जहां जहां ये इसमें जब लाइट डाला यूवी रे, तो देखा ये वाला एरिया शाइन कर रहा है, ये चमक रहा है, और इस पर जब डाला तो ये चमक रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में ऊपर वाला एरिया क्यों चमक रहा है टेस्ट ट्यूब का, उसमें टेस्ट ट्यूब का नीचे वाला एरिया चमक रहा है, बैक्टीरिया। और ये जानते थे कि इसमें हमने इसको रेडियो कराया है, रेडिएटिव मटेरियल तो चमकेगा। जहां पर ये रेडिएटिव मटेरियल है, डीएनए को नहीं टच किया था ना, तो डीएनए नहीं टच किया था, डीएनए नहीं चमकेगा। जहां पर डीएनए को टच किया था, डीएनए चमक रहा है, तो चमक रहा है तो डीएनए यहां पहुंचा होगा बैक्टीरिया में, तभी तो बैक्टीरिया चमक रहा है। अदरवाइज बैक्टीरिया को तो उन्होंने कुछ नहीं किया था ना, बैक्टीरिया में कोई चेंज नहीं किया था, लेकिन बैक्टीरिया क्यों चमक रहा है? इसका मतलब इसका डीएनए यहां पहुंचा होगा तभी तो शाइन कर रहा है, समझ में आया? तो इससे उन्होंने कंफर्म कर दिया कि डीएनए क्या है? वही जेनेटिक मटेरियल है, समझ में आया?
यहीं से कन्फर्म होता है। हाँ बताइए, जाओ जी तुम बुला रहे, यहीं से कन्फर्म होता है डीएनए क्या है। अरे आ रहा नहीं, क्या नहीं आ रहा है? देखिए टाइम बहुत ज्यादा नहीं, सुस्ती के साथ मत पढ़िए। अभी कल फिर हो सकता है क्लास न लगे, परसों लगेगी, ठीक है। हाँ कल फिर हो सकता है वही वाला सिस्टम कल वाला रहेगा, हो सकता लगे नहीं लेकिन कंफर्म नहीं है। इसलिए जब लगे तो कम से कम ध्यान से पढ़िए, उसको पढ़ के आया करिए, एडवांस पढ़ के आया करिए। फिर इसमें ये साइन कर रहा है बैक्टीरिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, बैक्टीरिया क्यों चमक रहा है, इसका मतलब यहाँ से डीएनए यहाँ गया होगा, डीएनए को तो हमने टच किया था इसलिए, यहाँ डीएनए को टच नहीं किया था, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, ये बैक्टीरिया नहीं साइन कर रहा है, जिसको टच किया वही साइन कर रहा है, ठीक है। अब अगला कौन सा है, अगला भी समझ लीजिए, इसके बाद ये तो फिनिश हो गया। प्रॉपर्टी समझिए, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की क्या खासियत होती है, क्या क्या होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है, लेकिन डीएनए यूकैरियोट्स में है, सर डीएनए है कह सकते हैं सभी में, आरएनए केवल कुछ वायरस में होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो देखिए प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टी बुक में लिखी है, उसी को समझ लीजिए। और कहा जाए अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, कि डीएनए भी है, देखिए डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए भी होता है, तो दोनों अच्छे हैं अपनी जगह पर। कुछ पॉइंट से आरएनए अच्छा है, कुछ पॉइंट से डीएनए अच्छा है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए कौन सा अच्छा है तो डीएनए है, क्योंकि डीएनए में कुछ स्टेबिलिटी, डीएनए की स्टेबिलिटी होती है, ज्यादा होती है। आरएनए की भी कुछ खासियत है, लेकिन वो खासियत इसके सामने फीकी पड़ जाती है, समझ में आया। जैसे आरएनए अपने कुछ खासियत की वजह से अच्छा माना जाता है, लेकिन ओवरऑल पूछा जाए तो ओवरऑल डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी, ठीक है। जब कोई चीज रहेगी तभी तो जेनेटिक मटेरियल का काम, जब वो रहेगा ही नहीं, जिंदा में रहेगा तो कैसे वो काम करेगा। देखिए प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है, बुक में पढ़िएगा, इट शुड एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। सबसे पहली खासियत यह है कि जेनेटिक मटेरियल को अगर कोई चीज रेप्लिकेशन नहीं कर रही है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रही है, अपनी टू कॉपी नहीं बना रही है, तो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है। जैसे ये पेरेंट हैं, ये चिल्ड्रन सेल हैं, अगर यहां से डीएनए है, डीएनए अपनी टू कॉपी अगर ना बनाए तो कैसे इसमें से दोनों में अलग अलग कॉपी पहुंचेगा। हमको अपने पेरेंट से कुछ मिला है ना जेनेटिक मटेरियल, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो अगर वो टू कॉपी नहीं बनाएगा तो कैसे ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करने के लिए 2 कॉपी बननी चाहिए ना, रेप्लिकेशन होना चाहिए, एक कॉपी यहां जाएगी, एक कॉपी यहां जाएगी, समझ में आया। तो इस पॉइंट से देखेंगे तो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर ये खासियत है कि डीएनए भी रेप्लिकेशन कर सकता है और आरएनए में भी रेप्लिकेशन होता है, दोनों जगह होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। डीएनए में भी है और आरएनए में भी है, लेकिन प्रोटीन में रेप्लिकेशन नहीं है, प्रोटीन रेप्लिकेशन नहीं करती हैं, इसीलिए प्रोटीन पहले स्टेप से बाइकाट हो गई यहीं से। प्रोटीन देखिए 3 चीजों को सोचा गया था कि प्रोटीन हो सकता है कि डीएनए की आरएनए, तो प्रोटीन नहीं माना जाता है, क्यों नहीं, क्योंकि वो रेप्लिकेशन कभी, प्रोटीन हमेशा नया बनता, हमेशा, कभी प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनती है। डीएनए से डीएनए बन जाएगा, आरएनए से आरएनए, लेकिन प्रोटीन से कुछ नहीं नया नहीं बनेगा, प्रोटीन हमेशा नया बनता है। दूसरा क्या खासियत होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्टेबिलिटी। तो इस पॉइंट से देखेंगे तो डीएनए अच्छा है, डीएनए में मोर स्टेबिलिटी है, मोर है स्टेबिलिटी, ठीक है। और आरएनए में स्टेबिलिटी क्या है, कम है, आरएनए में लेस स्टेबिलिटी है।
प्रोटीन में होती नहीं है। टेम्परेचर दे दो, प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए लेस स्टेबल। एक चीज, जो लेस स्टेबल होता है, ठीक है, वो मोर रिएक्टिव होता है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। एक चीज याद कर लीजिए, जिसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है वो लेस रिएक्टिव होता है, वो रिएक्शन कम करेगा दूसरे से, समझ आया। और जिसके अंदर स्टेबिलिटी ही नहीं है ज्यादा, वो सबसे झगड़ता हुआ चलेगा, सबसे रिएक्शन करता हुआ चलेगा, उसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है सबसे, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है उसके अंदर कोई अपनी, समझ आया। और उसकी स्टेबिलिटी है तो रिएक्शन नहीं करता है। तो कारण समझिए, देखिए डीएनए मोर स्टेबल क्यों होता है, ये रीजन समझ लीजिए। इसके बाद पैराग्राफ समझाया गया है पूरा, ठीक है। रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। आप चाहिए ना पॉइंट में लिख लीजिए, बुक में पैराग्राफ है ना, आप 4 पॉइंट लिख लीजिए, समझ आ जाएगा। पहला रीजन है डबल स्टैंडर्ड। डीएनए में 2 स्टैंड, आप बुक में साइड में लिख लीजिए, 4 ही पॉइंट लिखूंगा, बस 4 वर्ड लिख जाएंगे, वो पैराग्राफ में समझा दिया उन्होंने। डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं, आरएनए में 1 स्टैंड है, तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? डबल स्टैंडर्ड। आरएनए सिंगल स्टैंड आसानी से कोई भी इसको मार के चला जाएगा, ठीक। वैसे आरएनए डबल स्टैंड भी होता है, लेकिन एक्सेप्शन में है, डीएनए भी सिंगल स्टैंड है, एक्सेप्शन में है, ठीक है। तो पहली खासियत है डबल स्टैंड होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरी, प्रेजेंस ऑफ थायमीन। आरएनए में थायमीन है और वहां पर यूरेसिल है, ये बहुत बड़ी खासियत है। डीएनए में थायमीन ज्यादा स्टेबल है यूरेसिल की तुलना में, क्योंकि थायमीन मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है उस वजह से, ठीक है। तो ड्यू टू मिथाइल ग्रुप लिखिएगा, ड्यू टू मिथाइल ग्रुप की वजह से। 5 मिथाइल यूरेसिल को बोलते हैं थायमीन। अगर यूरेसिल पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा थायमीन, ठीक है। तो थायमीन की वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और स्टेबिलिटी बताएंगे क्यों ज्यादा होती है? शुगर की वजह से, हाँ, शुगर प्रेजेंस, देखिए एब्सेंस ऑफ 2 प्राइमेड OH ग्रुप एट शुगर। जो डीएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है। जब डायग्राम बनाते हैं शुगर का, ये देखिए, तो यहां पर 1 नंबर कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ 5वां, दूसरे नंबर कार्बन पर OH नहीं होता है डीएनए में, उसकी जगह क्या होता है? H। तो OH ग्रुप आरएनए में होता है, और उसी OH की वजह से आरएनए ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर OH नहीं है, इसलिए लेस रिएक्टिव है। और आरएनए पूछा तो आरएनए मोर रिएक्टिव क्यों होता है? तो कारण यही है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट प्राइमेड OH ग्रुप, ठीक। और चौथा है कि म्यूटेशन जो होता है डीएनए में वो कम होता है, लेस म्यूटेशन, ठीक है, लेस, हाँ, रेट ऑफ म्यूटेशन बहुत कम है, म्यूटेशन स्लो है। आरएनए में म्यूटेशन बहुत जल्दी, आरएनए में गलती बहुत होती है। एक डीएनए से, ये डीएनए है, डीएनए से जब नया डीएनए बनता है तो मिस्टेक के चांस कम होते हैं, क्योंकि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है ना, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बोलते हैं इसको। प्रूफ रीडिंग को और क्या कहते हैं? 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। प्रूफ आरएनए में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, आरएनए से आरएनए बनता है तो मिस्टेक हो गया तो हो गया। तो यहां प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है एंजाइम, जैसे एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए बना रहा है, अगर गलती हुई तो पीछे वापस जाकर के उसको करेक्शन करके तब आगे बढ़ता है रेप्लिकेशन के टाइम पर, ठीक है। तो यहां पर इस वजह से लेस रेट ऑफ म्यूटेशन लिख सकते हैं, ड्यू टू प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, और कारण बता सकते हैं? एक कारण और है, देखिए डबल स्टैंड में भी 2 कारण समझ लीजिए। डबल स्टैंड में
इसकी वजह से क्या है कि डीएनए स्टेबल होता है, क्योंकि डीएनए में दो स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं। आरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। डीएनए में दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और बेस स्टैकिंग पर है ना, बेस स्टैकिंग, एक बेस एक पर एक बेस लग रही है, इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर जो डबल स्ट्रैंड है उसमें लिखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉन्डिंग काम करती है और बेस स्टैकिंग, बेस स्टैकिंग, इस वजह से डबल स्टैंड ज्यादा जो है स्टेबल होता है। कहे डबल स्टैंड है, लेकिन क्यों स्टेबल है डबल स्टैंड ज्यादा, क्यों ज्यादा मजबूत है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, बेस स्टैकिंग भी है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से डीएनए में स्टेबिलिटी ज्यादा है और रिएक्टिविटी क्या है, कम। ठीक है, तो दो हो गया, रीजन समझ में आ गया। हाँ बताइए। हाँ रुक जाइए, वो बता रहा हूं। देखिए डीएनए स्टेबल ज्यादा है, जैसे जो जिसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा होता है वो अपने, तो जैसे कुछ लोग होते हैं कहावत ना, अजगर जगले, क्या बोलते हैं इसको, छलकत जाए। कम ज्ञान है, ज्ञान तो उनके पास है नहीं है, लेकिन क्या है, ज्यादा बोलते रहते हैं। और जो जिसके पास ज्ञान बहुत है वो ज्यादा बोलता नहीं है। डीएनए के पास स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर कर सकता है। आरएनए के पास स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व नहीं है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सूचनाएं कैसे स्टोर रहेंगी जब उसका खुद का ठिकाना नहीं है? जब उसका खुद का ठिकाना नहीं है तो कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा? इसीलिए वो अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा ये माना जाता है डीएनए। ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूँ कुछ पॉइंट से वो आरएनए अच्छा है ना। ठीक, तो दो पॉइंट आपको समझ में आए। ये देखिए पहला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट से डीएनए बेटर है, लिखिएगा डीएनए अच्छा है। स्टेबिलिटी पॉइंट से डीएनए क्या है, अच्छा माना जाता है। और तीसरा एक और है, थर्ड लिखिए कि लेस रेट ऑफ लेस म्यूटेशन रेट, म्यूटेशन रेट, म्यूटेशन बहुत स्लो होता है डीएनए में, जबकि आरएनए में म्यूटेशन फास्ट है। कारण क्या है, आरएनए में जो प्रो प्राइम एंड ओएच ग्रुप है या जो प्रो प्रेनिंग एक्टिविटी नहीं होती है आरएनए में, उसकी वजह से म्यूटेशन फास्ट है। अब हमको ये बताइए कि आरएनए में म्यूटेशन फास्ट है, कि जानिए जितना ज्यादा म्यूटेशन होगा एवोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा। आरएनए में म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है, मैं लिख दे रहा हूं, आरएनए में क्या है, मोर म्यूटेशन, ज्यादा म्यूटेशन होता है और जिसकी वजह से मोर इवोल्यूशन है, मोर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो आरएनए को नहीं मानते तब भी अच्छा। ठीक है, आरएनए में म्यूटेशन बहुत फास्ट हो रहा है, इवोल्यूशन बहुत फास्ट होता है, लेकिन फिर भी क्या है, आरएनए को हम बेटर नहीं मानते हैं, डीएनए को मानते। कारण यह है कि म्यूटेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक, तो म्यूटेशन जानते, बताइए म्यूटेशन हानिकारक ज्यादा होते हैं कि म्यूटेशन फायदेमंद ज्यादा होते हैं? हानिकारक नहीं, ज्यादा क्या होता है, नहीं फायदेमंद नहीं होते ज्यादा। ये नोट कर लीजिएगा, म्यूटेशन हार्मफुल ज्यादा होते हैं और फायदेमंद कम होते हैं, नुकसान ज्यादा करते हैं। तो बहुत ज्यादा म्यूटेशन होने का नुकसान ये है कि चेंज तो आएगा, लेकिन इतना चेंज आ जाएगा कि बहुत ज्यादा चेंज उसमें हो जाए, खतरनाक वाला चेंज आ जाएगा। ठीक है, डीएनए में म्यूटेशन स्लो होता है, समझ में आया? तो चेंज होता है, स्लो म्यूटेशन है, उतना ज्यादा नुकसान नहीं आता है। एक चीज जानते हैं, वायरस जो होता है, वायरस में डीएनए भी है, वायरस में आरएनए भी है, पता होगा ना। जिस वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जैसे एचआईवी वायरस, कोरोना वायरस है, कोरोना में क्या था, आरएनए था। वो उसके बहुत सारी वैरायटी, कहते हैं नया नया स्ट्रेन आ रहा है। कोरोना के नए नए स्ट्रेन क्यों बने? क्योंकि वो जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो क्या था, उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आएगा, तो उसके अंदर चेंज बहुत ज्यादा आता है आरएनए होने की वजह से, क्योंकि आरएनए म्यूटेशन फास्ट होता है। इसीलिए जिस वायरस में आरएनए होता है उस वायरस में
कह सकते हैं बहुत सारी वैरायटी आती रहती हैं। कभी डीएनए वायरस में इतना चेंज नहीं आता है, आरएनए वायरस में बहुत ज्यादा चेंज आते हैं, बहुत सारे स्ट्रेन बनते रहते हैं इनसे। ये अपने अपनी बॉडी की शेप को बदलते रहते हैं, आज कुछ शेप है कल को कुछ हो जाएगी इनकी। समझ में आ रहा ना? इसलिए इनके खिलाफ में कोई दवा नहीं बन पाती जल्दी, कोई ट्रीटमेंट हो नहीं पाता प्रॉपरली। HIV वायरस की इसलिए कोई प्रॉपर दवा नहीं बन पा रही है, क्योंकि आरएनए वायरस है वो। समझ में आया? तो दो कारण मैंने बता दिया। तीसरा कारण था म्यूटेशन होना चाहिए, लेकिन म्यूटेशन स्लो होना चाहिए। उस पॉइंट से देखेंगे तो डीएनए अच्छा है, आरएनए एक पॉइंट से अच्छा है, वो लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, लास्ट का पॉइंट है, पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, मैं लिख दे रहा हूं, इट शुड, टाइम देखते रहिएगा, एप्पल टू एक्सप्रेस in the form of Mendelian characters, जेनेटिक मटेरियल को अपने आप को एक्सप्रेस भी करना आना चाहिए। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप बेकार हैं, भले लाख आपके अंदर जानकारी अच्छे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करने आना चाहिए ना। तो जेनेटिक मटेरियल अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है बताइए? डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो जानते हैं कि डीएनए है तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। तो डीएनए अपने आप को प्रोटीन बना के एक्सप्रेस करता है। कैसे प्रोटीन बना रहा है, किस टाइम किस तरीके की प्रोटीन बन रही है? तो कहते हैं अगर कोई जीन, कहते हैं जीन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, अगर कोई जीन प्रोटीन नहीं बना रही है तो कहते हैं वो जीन साइलेंट हो गई है, वो कुछ नहीं बना रही है, उसका एक्सप्रेशन जीरो है। तो सुन लीजिए, तो आरएनए बना तो रहा है, तो वही तो बात कर रहा हूं ना कि डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बन रही है ना, तो डीएनए का एक्सप्रेशन हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, मेंडल के कैरेक्टर के रूप में। जैसे मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे ना, 7 जोड़ी, तो 7 जोड़ी लक्षण क्यों आते थे? कभी पॉड का कलर जो है ग्रीन है, तो कहीं येलो है, कहीं जो है फ्लैट है, कहीं कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये सब प्रोटीन के कारण था। जैसे प्रोटीन बनेगी वैसे शरीर का रूप हो जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करना चाहिए किस रूप में? मेंडल के कैरेक्टर के रूप में। जैसे मेंडल कैरेक्टर की बात करते थे ना, मेंडल जो है कैरेक्टर की बात करते थे, कैरेक्टर क्यों बनता है? प्रोटीन, जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा लक्षण आएगा। अगर प्रोटीन हमारे अंदर मेलानिन बनेगा तो स्किन का कलर डार्क रहेगा, बाल का कलर काला रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से देखेंगे तो आरएनए अच्छा है, क्योंकि डीएनए, देखिए डीएनए अपने आप को डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं करता है, डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए से बनती है प्रोटीन, लेकिन आरएनए डायरेक्ट एक्सप्रेस करता है, आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है। इसलिए इस पॉइंट में डीएनए आरएनए अच्छा माना जाता है, वो डायरेक्ट प्रोटीन बना देगा। लेकिन डीएनए को प्रोटीन बनाना होगा तो पहले आरएनए बनाएगा तब प्रोटीन बनेगी। ठीक है, समझ रहे ना क्या करें? मेरे प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं बनेगा, डीएनए से केवल और केवल प्रोटीन बनती है और कुछ नहीं बनता कभी। और हमारे शरीर में जितने एंजाइम हैं वो सब प्रोटीन ही तो है। ठीक, तो पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन, आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है, मतलब प्रोटीन बना सकता है, लेकिन डीएनए डायरेक्ट कोड नहीं कर सकता है। इस पॉइंट से आरएनए, तो 3 पॉइंट से डीएनए अच्छा है, 1 पॉइंट से आरएनए अच्छा है। ओवरऑल देखा जाए तो डीएनए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो 3 पॉइंट इसके लिए प्लस में है, इसके लिए 1 पॉइंट प्लस में। ठीक, ये इस पर लिख लीजिएगा लास्ट वाले पे, आरएनए मोर क्या चीज, हाँ, इस पॉइंट में आरएनए बेटर है, जहां से आरएनए बेटर है, इस पॉइंट के लिए, लास्ट पॉइंट के लिए केवल बस। और एक लास्ट टॉपिक और देख लीजिए, और वो है आरएनए वर्ड। और पढ़ के आइए आगे, क्या पढ़ के आना? पूरा डीएनए रेप्लिकेशन ढंग से पढ़ के आना है।
पूरा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के आइए। कल मैं रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक साथ खत्म करूंगा। एक है आरएनए वर्ड, यही है ना इसके बाद। आरएनए वर्ड समझ लीजिए, कुछ नहीं है, ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ 10 मिनट में। आरएनए वर्ड का मतलब आरएनए का संसार होता है, आरएनए की दुनिया। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि इवोल्यूशन जब आपने पढ़ा ना, ओरिजिन ऑफ अर्थ हुई, धरती पर जीव आए, तो बताइए सबसे पहले डीएनए आया कि आरएनए आया? तो सबसे पहले आरएनए आया था। आरएनए से बना था डीएनए। ठीक है, आरएनए से क्या बना? डीएनए। तो हम डीएनए को क्यों नहीं मानते कि सबसे पहले डीएनए आया होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि डीएनए से आरएनए बना हो। एक कारण तो ये है कि डीएनए से आरएनए ना बनने का। आरएनए से डीएनए बनता है, इवोल्यूशन में ऐसा हुआ है कि आरएनए से क्या बना है? डीएनए। डीएनए से आरएनए नहीं बना है। एक कारण तो यह है कि आरएनए में चेंज ज्यादा होता है, चेंज। तो ये चेंज होकर के डीएनए बना लिया, लेकिन डीएनए में उतना चेंज नहीं होता कि वो आरएनए बना ले जाए। ठीक। और दूसरी जो बुक में लिखा है कि आरएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्यों मानते हैं? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आरएनए में ऐसी कुछ खासियत होती है जिसकी वजह से हम आरएनए को ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। अब वो 3 पॉइंट में लिखा, थोड़ा सा एक लाइन को पढ़ के बता दीजिए, मैं समझा दूं थोड़ा। देखिए बताएंगे। मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा हूं आरएनए वास, इसमें यही समरी है इसका, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल रीजन क्या है? देखिए पढ़ पा रहे हैं कि नहीं बताइए। पहला होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में मैं लिख रहा हूं इट इन्वॉल्व इन और दूसरा पढ़िए, आरएनए मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व करता है। दूसरा है कि ट्रांसलेशन पॉइंट से देखा जाए तो आरएनए अच्छा माना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, डायरेक्ट इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। और तीसरी चीज है कि आरएनए एंजाइम का भी काम करता है। एंजाइम मतलब ये, हाँ, स्प्लाइसिंग में इसका रोल है, वर्क एज। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से आरएनए, देखिए समझ लीजिए, मेटाबॉलिज्म समझ रहे हैं कि आरएनए मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। जैसे जब शुरू में अर्थ बनी और उस पर ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, तो जीवों में सबसे मेन चीज क्या है कि जीवों में मेटाबॉलिज्म चलती है ना, पता होना चाहिए। ठीक, मेटाबॉलिज्म में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या इन्वॉल्व होता है? एंजाइम। तो क्या डीएनए एंजाइम की तरह काम किया होगा? नहीं ना। आरएनए के अंदर क्षमता है कि एंजाइम का भी काम कर सकता है। ठीक, तो आरएनए ने जीवों में मेटाबॉलिज्म चलाया होगा, क्योंकि डीएनए एंजाइम के तरीके से कभी काम नहीं करता। दूसरी चीज क्या होती है कि आरएनए ट्रांसलेशन में भी इन्वॉल्व हो सकता है, प्रोटीन भी बना सकता है डायरेक्टली। ठीक है, और आरएनए एंजाइम का भी काम करता है। तो ये कई चीजें हैं, इस वजह से माना जाता है कि आरएनए ही पहला जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि डीएनए नहीं हो सकता पहला जेनेटिक मटेरियल। ना तो डीएनए के पास ये क्षमता कि एंजाइम का काम कर सके, स्प्लाइसिंग नहीं कर सकता है, डीएनए डायरेक्टली ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकता है। और पढ़ लीजिएगा, उसमें थोड़ा बहुत जो दिया होगा, पढ़िए थोड़ा सा क्या है, पढ़ के समझ लीजिए। जो लाइन नहीं समझ में हमको बताइए, मैं बता दूं तुरंत, बताइए। हाँ, ये लिखा है कि डीएनए इवॉल्व हुआ है कहां से? आरएनए से, विथ सम केमिकल मॉडिफिकेशन। आरएनए में थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, उससे क्या बन गया? डीएनए। और पढ़ लीजिए। वो कह रहा है कि डीएनए में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ, तो उसमें चेंज होने के चांस ज्यादा नहीं है, लेकिन आरएनए में स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, तो उस वजह से उसमें चेंज हुआ होगा, तो इसलिए आरएनए पहला माना जाता है। क्योंकि अगर डीएनए होता तो डीएनए में तो चेंज बहुत कम होता है, तो डीएनए से तो आरएनए बनेगा नहीं। ठीक है, चेंज होकर के मॉडिफिकेशन होकर के, वो बात अलग है। ट्रांसलेशन अलग चीज है,
ट्रांसलेशन में कॉपी होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन में इंफॉर्मेशन कॉपी होती है केवल। नहीं नहीं, वो है था, तो था भी और आज भी पहला है। क्या लिखा है? हाँ, तो आज के समय नहीं है क्या? जैसे फर्स्ट का मतलब क्या है? वो पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? आरएनए। और पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? तो आरएनए ही तो है ना। अरे जो था वही आज भी माना जाएगा, हिस्ट्री कभी चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, बताइए। वो था, आज भी वही पहला माना जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो वाज और इसमें वही सेम है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो इसको अब आप पढ़ के आएंगे, वो जो एक दिया ना आगे मीजल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट दिया है, ठीक, तो पढ़ के आएंगे, मैं जल्दी फिनिश कर दूंगा। जो चीज केवल आपको नहीं समझ में आ रही है वो हमको बताइए, ठीक, क्योंकि अब इतना समय नहीं रह गया है ये एक एक चीजों को बोर्ड पर लिख के समझाऊं, इतना नहीं टाइम था। आप कर दीजिएगा, उसको बंद कर दीजिए।